हेलो फ्रेंड्स, सब लोग बिल्कुल फिट एंड फाइन। वेरी गुड। बेटा, आज जो हम करने वाले हैं वो क्या है? वो हमारे पास है कुछ बेसिक टर्म्स जो मोशन स्ट्रेट लाइन में पढ़े जाते हैं। ठीक है, इसको हम किसी भी सीक्वेंस में पढ़ सकते हैं, पहले भी पढ़ सकते हैं, बाद में भी पढ़ सकते हैं, कब भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं यहाँ पे कुछ छोटे टर्म्स की बात होती है। चीजें बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको पता जरूर होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया और आपको इन चीजों के बारे में पता नहीं है, तो इसका मतलब आपके पास इनकम्प्लीट नॉलेज है। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी बेसिक ऐसी चीजें हैं जो कि इस चैप्टर में आपको पता होनी ही चाहिए, वरना आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं हुई, पूरी नॉलेज नहीं आएगी। ठीक है, तो इसी में आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड विद मोशन। और इसमें सबसे पहली बात जो मैं आज करूंगा वो है हमारे पास पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, कि पॉइंट मास ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं। अब आप सोचिए, नाम से क्या पता लगता है, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। पॉइंट यानी कि छोटा, मास का मतलब है कि मास कंसीडरेशन में ही ना हो, और ऑब्जेक्ट कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो बहुत छोटा साइज का हो, उसे हम पॉइंट मास ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। लेकिन किसी चीज का छोटा या बड़ा होना ये तो बहुत कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। कभी किसी चीज को मैं छोटा भी कह सकता हूं, उसी चीज को मैं कभी और बड़ा भी कह सकता हूं। एग्जांपल, अभी अगर मैं इस मार्कर की बात करता हूं तो मेरे हिसाब से ये मार्कर ना तो बहुत छोटा है ना बहुत बड़ा है, लेकिन फिर मैं बोलता हूं कि इतना छोटा नहीं कि इसके साइज को मैं नेग्लेक्ट कर सकूं। लेकिन अगर इस मार्कर को मैं कंपेयर कर दूं बुर्ज खलीफा के साथ, तो शायद इसका साइज कंपेरेबल नहीं होगा, और तब मैं इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानूंगा। यानी कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका साइज बहुत छोटा हो किसी चीज के रेस्पेक्ट में, उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। अब जो मैंने बोला किसी चीज के रेस्पेक्ट में, ये चीज है क्या? ये चीज है वो जो मोशन को डिस्क्राइब करती हो। जैसे मेरे पास एक बहुत लंबा रेलवे ट्रैक है, बहुत बड़ा रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक नॉर्मली आपको पता है क्यों बड़े भी होते हैं। रेलवे ट्रैक 2000 किलोमीटर का भी हो सकता है, 2500 किलोमीटर का भी हो सकता है, 3000 किलोमीटर का भी हो सकता है। रेलवे ट्रैक जनरली जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, 1000 किलोमीटर तक के तो नॉर्मली होते ही हैं। अब 1000 किलोमीटर तक का एक नॉर्मल मैं रेलवे ट्रैक बात करता हूं, ऑन एन एवरेज एक नॉर्मल रेलवे ट्रैक को मैं 1000 किलोमीटर का मान लेता हूं। अब मुझे बताओ ट्रेन की लेंथ कितनी होती होगी? एक नॉर्मल ट्रेन, एक एवन ऑन एवरेज ट्रेन की लेंथ कितनी होती होगी? तो कोई भी ट्रेन 1 किलोमीटर लंबी भी नहीं होती है, 500 मीटर की हो सकती है, 600 मीटर की हो सकती है, 700 मीटर की हो सकती है। अब सोच के देखो, अगर मैं ट्रेन की लेंथ को 0.5 किलोमीटर मान लूं, यानी कि 500 मीटर, और 1000 किलोमीटर का हमारे पास है रेलवे ट्रैक, तो क्या अगर मैं गूगल मैप के थ्रू या गूगल अर्थ के थ्रू रेलवे ट्रैक को देख लूं, तो क्या मुझे उसके ऊपर ट्रेन दिखाई देगी? सोचिए, ऐसा तो पॉसिबल है कि आप गूगल अर्थ पे रेलवे ट्रैक देख लें अगर 1000 किलोमीटर का है, थोड़ा सा जूम करके, ठीक है, लेकिन क्या आपको उस ट्रैक के ऊपर ट्रेन नजर आ जाएगी? आंसर इज नो, क्योंकि ट्रैक ही आपको इतना सा नजर आएगा तो उसके ऊपर ट्रेन तो बिल्कुल नजर ही नहीं आएगी। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसके रेस्पेक्ट में उसका साइज नेग्लिजिबल है, ये बहुत स्मॉल है, तो हम बोलते हैं कि इट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। If the size of the object is very small with respect to the distance covered by the object, then it is known as point mass object. ठीक है, और क्या एग्जांपल ले सकते हैं इसके? अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, सोलर सिस्टम के अंदर अगर मैं पूरा सोलर सिस्टम बनाऊं जिसमें सारे के सारे प्लैनेट्स आ जाए, 8 के 8 प्लैनेट्स आ जाए, मरकरी से लेकर हमारे पास नेपच्यून तक पूरा का पूरा हमारे पास सारे के आ जाए, और हमें सन भी नजर आए, तो मुझे बताइए कि अगर मैं पूरे सोलर सिस्टम को देख पा रहा हूं तो अर्थ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगी या नहीं होगी? सोचिए कि अर्थ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगी या नहीं? बिल्कुल होगी। अब कैसे होगी? क्योंकि अर्थ, सन आप अगर सोलर सिस्टम का बनाएं तो सोलर सिस्टम बताया आपको सन इतना बड़ा बनाएंगे, लेकिन अर्थ बहुत छोटी सी बनेगी, और अर्थ जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है अपने ऑर्बिट का, उसके रेस्पेक्ट में तो उसका साइज बहुत छोटा है ना। यहां पर आप सबके साइज को कंपेयर नहीं कर रहे, यहां पर आप कंपेयर कर रहे हैं अर्थ के साइज को उसके पाथ से। जो अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है उसकी लेंथ देख लो पाथ की, और अर्थ का साइज देख लो, तो वो आपको बहुत छोटा दिखेगा। तो अर्थ का साइज अगर बहुत छोटा है उस रेस्पेक्ट में कि उसका कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, उसकी ऑर्बिट की लेंथ कितनी है, तो हम अर्थ को पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। जबकि आपको पता है कि अर्थ इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उसके रेस्पेक्ट में उसका साइज बहुत छोटा है, इसलिए हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात? पता लग गया पॉइंट मास ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं?
अब मैं प्रॉपर डेफिनेशन बता रहा हूं कि पॉइंट मास ऑब्जेक्ट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। आप चाहें तो अभी भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो वीडियो के रिपीटेशन में भी उसको लिख सकते हैं, लेकिन लिख जरूर लीजिएगा, वरना अभी तो याद रहेगा, 2-3 चैप्टर जैसे हम आगे जाएंगे भूल जाएंगे आप। ठीक है, तो मैं बताता हूं कि प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। An object is considered या can be considered as a point mass object if the size of the object is very small in comparison to the distance traveled by the object in a given time. एक पर्टिकुलर टाइम में जितना वो डिस्टेंस चलती है उसके रिस्पेक्ट में उसका साइज बहुत छोटा हो तो हम उसको पॉइंट मास ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एनसीईआरटी में मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जो सबसे पहला क्वेश्चन है ना आपका, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, वहां पर पॉइंट मास ऑब्जेक्ट के बारे में जिक्र होता है कि किस केस में आप ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास बोल पाएंगे और किस केस में नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो बेसिक मैंने आपको बता दिया, उस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करिएगा, कोई डिफिकल्टी आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि नेक्स्ट चीज हमको क्या पढ़नी है। अब हमको पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ मोशन किस किस तरीके के होते हैं। नॉर्मली आपने सीखा है यूनिफॉर्म मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, वो एक अलग कैटेगरी हो गई। लेकिन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अक्सर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है हमेशा कि जो मोशन हो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन मोशन ही हो, वो कर्व भी हो सकता है, वो सर्कुलर भी हो सकता है, वो वाइब्रेशन में भी हो सकता है। तो ये जो टाइप के मोशन है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से जनरली टाइप ऑफ मोशन होते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, इसमें सबसे पहले हमारे पास है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, अब रेक्टिलिनियर मोशन किसको बोलते हैं? देखिए, अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट था, वो स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, यानी कि ये हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, when it moves in a straight line, straight line, तो इसके मोशन को बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन इज व्हाट, इट इज डिफाइंड एज द स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म्ड बाय अ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। अगर कोई पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है और वो स्ट्रेट लाइन मोशन चल रहा है तो फिर उसके मोशन को बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। अब बताओ क्या एग्जांपल हो सकता है इसका, सोचिए क्या एग्जांपल हो सकता है। एक ट्रेन थी जो बहुत लंबे स्ट्रेट रेलवे ट्रैक पे चल रही है। वैसे तो रेलवे ट्रैक जो होता है वो कभी स्ट्रेट होता है, कभी कर्व हो जाता है, कभी राउंड भी हो जाता है ऐसे करके। लेकिन अगर मैं मान लूं कि कोई ऐसा रेलवे ट्रैक था जो बहुत लंबे डिस्टेंस तक स्ट्रेट रहता है, अराउंड 100 किलोमीटर तक स्ट्रेट रहता है, पॉसिबल है ये भी कि 100 किलोमीटर तक कोई रेलवे ट्रैक स्ट्रेट रहे, तो उसके बाद भी ट्रेन का साइज उसके रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है। तो ट्रेन को अगर मैं पॉइंट मास ऑब्जेक्ट मान लूं तो स्ट्रेट लाइन पाथ के ऊपर ट्रेन के मोशन को मैं बोलूंगा रेक्टिलिनियर मोशन। एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा हो। ठीक है बेटा, जैसे मान लो कि कोई एस्ट्रॉयड होता है स्पेस के अंदर। अब स्पेस के अंदर एस्ट्रॉयड है तो एस्ट्रॉयड वैसे तो बड़ा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली स्पेस के मुकाबले मैं एस्ट्रॉयड को देखूं तो बड़ा छोटा सा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वो स्ट्रेट लाइन मोशन में जाता है जनरली। कब तक स्ट्रेट लाइन मोशन में जाता है? जब तक किसी और के ग्रेविटेशन पुल के साथ वो इन्फ्लुएंस ना हो जाए। अगर इन्फ्लुएंस हो गया तो अपना ट्रैक चेंज कर सकता है, अदरवाइज स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाता है। तो स्ट्रेट लाइन पाथ पर अगर वो जा रहा है एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट तो उसके मोशन को बोलते हैं हम रेक्टिलिनियर मोशन। ये टर्म याद रखना है क्योंकि रेक्टिलिनियर मोशन कई बार सुनोगे पूरी जिंदगी में, तो पता होना चाहिए कि रेक्टिलिनियर मोशन किसको बोलते हैं। नॉर्मली हमने स्ट्रेट लाइन मोशन काफी सुना है, लेकिन स्ट्रेट लाइन मोशन दो तरीके का होता है, एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन और एक होता है ट्रांसलेटरी मोशन। अब देखते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या है। दोनों को मैं साथ साथ लिखूंगा ताकि आप कंपेयर कर सके। ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेशन का मतलब ही स्ट्रेट होता है, ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब भी स्ट्रेट लाइन मोशन ही है, लेकिन क्या डिफरेंस आ जाएगा देखिए। अब मैं किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट की बात करूंगा, जैसे मान लो कि मैंने एक क्यूबॉइड मान लिया या क्यूब मान लिया, ठीक है, ऐसा था। ये कोई एक वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का एक टुकड़ा, और मैंने क्या किया, इसके ऊपर छोटे छोटे पॉइंट मार्क कर दिए। ये छोटे छोटे पॉइंट मार्क मैं मार्कर से कर सकता हूं। अब अगर इस वुडन ब्लॉक को मैं स्ट्रेट मूव कर रहा हूं, स्ट्रेट लाइन में, तो इसके मोशन को बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है, जिस ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं वो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, पहली बात।
तो अगर पॉइंट मास ऑब्जेक्ट हो गया तो फिर ये रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगा। लेकिन भाई दो तरीके के तो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, या तो पॉइंट मास होगा या नहीं होगा। अगर पॉइंट मास ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो रेक्टिलिनियर है। अगर पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी और ऑब्जेक्ट है और स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रहा है, तो वो ट्रांसलेटरी मोशन है। और ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है, अगर मैं अलग अलग पार्टिकल्स की बात करूं तो ये पार्टिकल किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। अगर मैं ब्लॉक को मूव कर रहा हूं तो ये पार्टिकल भी तो ऑटोमेटिकली उधर ही मूव करेगा, ये भी इधर ही जा रहा है, ये भी इधर ही जा रहा है, यानी कि सारे के सारे एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में पैरेलल। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। कार में बैठ के हम जा रहे हैं, हमारे मोशन को क्या कहलाएंगे, या कार के मोशन को आप बोलोगे ट्रांसलेटरी मोशन। और कार के अंदर जो पार्टिकल है वो कौन है, हम बैठे हैं, मान लो 4 लोग बैठे हैं कार के अंदर, तो वो चारों लोग पैरेलली चल रहे हैं ना, उसी डायरेक्शन में जिधर कार जा रही है। तो अगर हम अपने आप को पॉइंट मास ऑब्जेक्ट मान लें, वैसे हम पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है नहीं कार के हिसाब से, क्योंकि हमारा साइज ज्यादा है, लेकिन कार के छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं वो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो फिलहाल चलो मैं अपनी बात करता हूं कि हम मान लो 4 लोग कार के अंदर बैठ के जा रहे हैं, तो कार अगर जा रही है सीधी, तो हम चारों भी तो सीधे जा रहे हैं, और अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं और पैरेलल ही जा रहे हैं रोड के, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा मोशन जिसके अंदर ऑब्जेक्ट पॉइंट मास ऑब्जेक्ट ना हो, एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द पैरेलल स्ट्रेट लाइन, इज नोन एज ट्रांसलेटरी मोशन। तो दो बातें हो गई। पहली बात, ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी अ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, एंड सेकंड बात ये थी कि एवरी पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड मूव इन पैरेलल लाइन टू ईच अदर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। तो रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी दोनों में आपको डिफरेंस पता लग गया। दोनों के मैंने डायग्राम बना रखे हैं, और डायग्राम से ही चीजें बिल्कुल क्लियर होती हैं कि यहां पर पॉइंट मास ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन जाता है तो रेक्टिलिनियर, पॉइंट मास नहीं है, दुनिया का कोई सा भी ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन जाता है ट्रांसलेटरी। सिंपल सी बात है, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं और किस टाइप के मोशन है। दो तो ये हो गए, आप देखो थर्ड है हमारे पास सर्कुलर मोशन। एक्चुअली पता है क्या बेटा, जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये कुछ ऐसी चीजें जिनके बारे में हमने सुना तो है, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक नॉलेज नहीं है। जैसे आपको नॉर्मली रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी दोनों स्ट्रेट लाइन मोशन लगते होंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी अलग अलग होते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास एक होता है सर्कुलर मोशन और एक होता है रोटेशन मोशन। दोनों का आपको पता लगता है कि सर्कुलर मोशन में भी ऑब्जेक्ट गोल घूमता होगा और रोटेशन में भी गोल घूमता है, लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग है। अब कैसे, देखते हैं। सर्कुलर मोशन में क्या होगा कि कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है वो किसी सर्कुलर ट्रैक पे घूमता है, किसी एक पॉइंट के अबाउट। दैट मींस इफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट moves in a circular path about a fixed point, then its motion is known as circular motion. क्या बोला मैंने, point mass moves in a circular path about a fixed point, और ये fixed point क्या है, ये रहा fixed point। तो ये मेरे पास हो गया point object। एक point object अगर circular path पे घूम रहा है किसी fixed radius की, तो इसके motion को बोलते हैं circular motion। क्या एग्जांपल हो सकता है इसका, सर्कुलर मोशन का एग्जांपल सोचो। देखो जितने प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, उनमें से कोई भी सर्कुलर नहीं घूमता, मतलब उसका जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर नहीं है, वो इलिप्टिकल है। कॉमन भाषा में उसको हम ओवल बोल देते हैं, टेक्निकल भाषा में उसको इलिप्टिकल पाथ बोला जाता है। इलिप्टिकल का मतलब ऐसा पाथ, ये सर्कुलर नहीं है, और प्लैनेट्स जो है वो इस तरीके से घूमते हैं। अब सुनो मेरी बात, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल मैं ले सकता हूं, तो ऐसा एग्जाम्पल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अब वो कैसे, एक बहुत छोटा सा स्टोन लिया मैंने, या आपने पेंडुलम बॉब देखा होगा, जो सिंपल पेंडुलम होता है उसमें छोटा सा पेंडुलम होता है, बॉब होता है, बॉब बोलते हैं उसको, ब्रास का बना होता है, छोटा सा होता है लेकिन हैवी होता है। एक ऐसे उसके ब्रास के बॉब को मैं एक लंबी सी स्ट्रिंग में बांध लेता हूं, धागे में बांध लेता हूं, ठीक है, धागे में बांध लिया मैंने उस बॉब को, और फिर क्या किया, थोड़ा सा लंबा धागा लिया और फिर उसको गोल घुमाया यूं करके। अब अगर मैं इसको गोल घुमाता हूं तो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट तो था बहुत छोटा उसके पाथ के मुकाबले, सर्कुलर पाथ है बहुत बड़ा और जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है वो है बहुत छोटा, तो वो हो गया पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। इफ दैट मींस इफ द पॉइंट मास ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, देन इट्स मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। क्लियर बात है, गुड। अब बात करते हैं रोटेशन मोशन किसको बोलते हैं। देखिए
इसको बोलते हैं रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन बोल सकते हो या फिर रोटेशन मोशन बोल सकते हो। रोटेटरी मोशन में क्या होगा कि कोई ऑब्जेक्ट जो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट ना हो या पॉइंट मास ऑब्जेक्ट ना हो, वो सर्कुलर घूम रहा है, यानी कि वो गोल गोल घूम रहा है। अब वो गोल गोल तो घूम रहा है किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट, लेकिन वो ऐसे घूम रहा है कि इसके पास जो पार्टिकल्स हैं, ये सारे पार्टिकल्स कौन से हो गए, ये हो गए पॉइंट मास ऑब्जेक्ट्स। ये जो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट हैं वो भी सारे के सारे एक फिक्स पॉइंट या एक्सिस के अबाउट गोल गोल घूमे, ये तो इसको रोटेशन मोशन बोलेंगे। यानी कि रोटेशन मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट, दैट मींस एन ऑब्जेक्ट मूव्स अबाउट अ फिक्स पॉइंट सच दैट every particle of the object moves in a circular path about the fixed point। इसका हर एक पॉइंट ऑफ, इसका हर एक जो पॉइंट मास है वो उसी के अबाउट गोल गोल घूम रहा है, उसी पॉइंट के अबाउट, उसी एक्सिस के अबाउट। अब हमारे पास इसका एग्जांपल सबसे बढ़िया क्या है, वो सबसे बढ़िया एग्जांपल आप जहां बैठे हो अपने सर के ऊपर देख लो, आपको इसका एग्जांपल मिल जाएगा। तो क्या एग्जांपल है, फैन। सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका फैन है। अब फैन इसका एग्जांपल क्यों है, क्योंकि फैन जो है वो पूरी एक बॉडी रोटेट कर रही है। हम बोलते हैं फैन का मोशन रोटेशन मोशन है। अगर फैन में आपको चेक करना हो कि ऐसे ऐसे पॉइंट्स गोल गोल घूमते हैं तो एक तरीका है, लेकिन उसको वही अपने रिस्क के साथ आप देखेंगे। एक टेम्परेरी मार्कर से, जो परमानेंट मार्कर ना हो, उससे ये काम करेंगे तो पिटने के चांस कम रहेंगे, लेकिन अगर आपने परमानेंट मार्कर से काम किया तो पिट सकते हो घर में। तो इसलिए भाई अपने ही सेफ्टी अपने हाथ है। करना क्या है कि जो फैन का जो नीचे वाली बॉडी होती है ना, फैन में क्या होता है, फैन में ये होता है, ये विंग्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है। फैन की ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो नीचे से गोल दिखता है आपको, इसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे कुछ पॉइंट बना लो, सिर्फ पॉइंट, कुछ नहीं करना और सिर्फ पॉइंट बना लेने हैं। और पॉइंट ऐसे बनाना है जो दिखे, जो आंखों से आप देख सके, विजिबल होने चाहिए बस। अब जब पंखा चलेगा तो आप देखेंगे कि आपको पॉइंट नजर नहीं आएगा, आपको गोल गोल सर्कल नजर आएंगे, लगातार सर्कल नजर आएगा, क्योंकि इतनी तेज घूम रहे होते हैं कि हमारी आंखें जो होती हैं, हमारे परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से उन सबको एक फिक्स ऑर्बिट में देख पाती है, यानी कि फिक्स पाथ पे देख पाती है, अलग अलग नहीं देख पाती। तो आपको गोल गोल चक्कर नजर आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे के सारे पॉइंट कैसे मोशन में है, ये है सर्कुलर मोशन में। लेकिन पूरा ऑब्जेक्ट जो इन सारे पॉइंट्स को मिला के बनता है वो है रोटेशन मोशन में। तो अगर पूरे ऑब्जेक्ट की बात करें तो रोटेशन मोशन की, अगर हम सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करें तो सर्कुलर पाथ में अगर वो जा रहा है तो ये सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक है। तो पॉइंट मास के लिए जैसा सर्कुलर मोशन है, वैसा ही नॉन पॉइंट मास ऑब्जेक्ट के लिए रोटेशन मोशन है। और रोटेशन मोशन में सारे पार्टिकल्स जो होते हैं, जो पॉइंट ऑब्जेक्ट होते हैं, वो सर्कुलर पाथ में घूमते हैं अबाउट अ फिक्स पॉइंट और एक्सिस। ये हमारे पास इसका एग्जांपल हुआ। अब चलो एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं और सोचिएगा कि ये सर्कुलर मोशन है या रोटेशन मोशन है। अर्थ के ऊपर हम, अर्थ के ऊपर हमें, ठीक है, और अर्थ क्या है, घूम रही है। अब मुझे बताओ अर्थ के मोशन को क्या बोलोगे, अर्थ क्या कर रही है, सर्कुलेट कर रही है, रोटेट कर रही है, क्या बोलते हैं। अर्थ रोटेट करती है, सर्कुलेट नहीं करती। अर्थ अगर रोटेट कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके हर एक पार्टिकल एक फिक्स एक्सिस के अबाउट गोल गोल घूम रहा है, बहुत सारे पॉइंट मास से मिलकर अर्थ बनी हुई है, ठीक है। अब जरा अर्थ के साइज से अपना साइज कंपेयर कर लो। अब अर्थ घूम रही है तो तुम भी तो घूम रहे हो। अर्थ अगर ये थी और तुम यहां पे हो तो अर्थ घूमेगी तो तुम भी घूमेगे गोल गोल। अब मुझे बताओ कि आपका मोशन क्या है, आप सर्कुलर मोशन में है या आप रोटेशन मोशन में है। तो हम कैसे मोशन में होंगे, सर्कुलर मोशन में। क्यों, क्योंकि हम पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है अर्थ के रेस्पेक्ट में। तो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट अगर गोल घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन हो गया, और पूरा ऑब्जेक्ट ही अगर गोल घूम रहा है जो बहुत सारे पॉइंट मास से मिलकर बना है तो रोटेशन मोशन हुआ। क्लियर बात पता लगी। अच्छा सुनो, एक चीज होती है इसको बोलते हैं साइक्लोन, नाम सुना होगा साइक्लोन, चक्रवात बोलते हैं हिंदी में उसको, साइक्लोन गोल गोल चक्कर लगा के घूम रहा होता है। अब मुझे बताओ साइक्लोन के मोशन को रोटेशन मोशन बोलोगे या सर्कुलर मोशन बोलोगे। सोचो, उसमें क्या होता है, गोल गोल चक्कर बन रहे होते हैं, बस उनकी रेडियस अलग अलग होती है, नीचे छोटा होता है ऊपर बड़ा होता जाता है, ऐसे होता जाता है, ऐसे कोनिकल शेप में होता चला जाता है। मुझे बताइए कि अगर मैं पॉइंट बाय पॉइंट में, पार्ट बाय पार्ट उसको डिस्कस करूं तो वो रोटेशन मोशन में है या सर्कुलर मोशन में है। एक छोटा सा पार्ट नीचे वाला ले लेता हूं। तो साइक्लोन बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो उसको नीचे से मैं बोलूंगा कि ये रोटेट कर रहा है, लेकिन उसका हर एक डस्ट पार्टिकल वो है सर्कुलर मोशन में।
क्योंकि वो छोटा पॉइंट मास है और वो भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अबाउट चक्कर लगा रहा है। तो साइक्लोन का हर एक पार्टिकल है सर्कुलर मोशन में, लेकिन पूरा साइक्लोन अल्टीमेटली रोटेशन मोशन में है। और साइकिल का मतलब क्या होता है? साइक्लोन का मतलब होता है यहाँ की एक साइकिल हो रही है। साइकिल का मतलब होता है एक चक्कर लगा है। तो जो चक्कर लगाने वाली चीज होती है वो एक पर्टिकुलर साइकिल बनाती है और इसको हम साइक्लोन बोल देते हैं इस कंडीशन में। ठीक है, अब सुनो, अब इसके बाद और किस टाइप का मोशन है? और मेरे पास है वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। ये बड़ा बिंदास है। देखो अभी ये कुछ ऐसी बेसिक नॉलेज है जिसके बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हम अगर हम ढंग से नहीं पढ़ रहे होते। तो हमारे पास फिफ्थ जो है, फिफ्थ वो है हमारे पास वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। एक्चुअली ऑसिलेशन और वाइब्रेशन ये दो चीजें एक जैसी सुनने में लगती तो है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इनके बीच में। अब वो क्या डिफरेंस है? ऑसिलेशन में हमने क्या सुना है आज तक? ऑसिलेशन में हमने पढ़ा है पेंडुलम का ऑसिलेशन, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम को हिंदी में बोलते हैं सरल लोलक। थोड़ा अजीब सा नाम है लेकिन बोलते ही सिंपल। और पता है सिंपल किस चीज को बोलते हैं? जैसे सिंपल पेंडुलम होता है, सिंपल मशीन होती है। सिंपल किसको बोलते हैं? सिंपल उसको बोलते हैं जिसके अंदर कोई मैकेनिकल डिवाइस नहीं लगी हुई है, कोई ऐसी डिवाइस नहीं लगी है जो इसको रन करेगी, यानी कि आपको उसको रन कराना पड़ेगा, वो अपने आप से रन नहीं करेगी। ऐसी चीज को सिंपल कहते हैं। तो सिंपल पेंडुलम में क्या था? एक थ्रेड के साथ मैंने एक बॉब लिया, ठीक है, और क्या किया? उस बॉब को यहां से छोड़ दिया। अब क्या होता है? बॉब ऐसे जाएगा, रुकेगा ऐसे करके। अब क्या है? ये जो सिंपल पेंडुलम आपको दिख रहा है, इसमें क्या होता है? एक थ्रेड होती है और एक मेटालिक बॉब होता है ब्रास का, जो भारी होता है। तो ये पर्टिकुलर, और पता है इसको हैवी क्यों रखते हैं? क्यों भारी होता है इतना? वो इसलिए भारी होता है ताकि एयर का जो फ्रिक्शन है ना, वो उसके मोशन के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन पैदा ना करे। अगर आपने इसी को पेपर की बॉल से बना दिया ना, तो ये ढंग से मोशन होगा नहीं, वो कभी इधर उधर टहल जाएगा। लेकिन अगर आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में उसको रखना है, तो ऑब्जेक्ट भारी होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और भारी होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको मैंने बोला सिंपल पेंडुलम में क्या है? इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। और ऑसिलेशन का मतलब ये होता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन किसको बोलते हैं? मीन पोजीशन उसको बोलते हैं जिसपे कोई ऑब्जेक्ट बहुत लंबे टाइम तक रेस्ट पे रह सकता है, जहां पे अगर आप उसको छोड़ दे तो वो मोशन अल्टीमेटली वहां जाके खत्म होगा, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताऊं कि सिंपल पेंडुलम वाले मोशन के अंदर ये रिजिड सपोर्ट था, इसके अंदर थ्रेड लगी है, और ये मेरे पास पेंडुलम था, पेंडुलम बॉल। अब क्या होता है? ये ऐसे आता है, दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन थी, ठीक है। और इन दोनों पोजीशन को जहां तक ये मैक्सिमम जा सकता है उसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन, बहुत टेक्निकली बोला जाए तो इनको बोलते हैं एक्सट्रीमिटी। और एक्सट्रीमिटी में क्या है? ये मेरे पास अगर जीरो है तो ये होता है माइनस का ए, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, और ये होता है प्लस एक्सिस की तरफ। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सट्रीमिटी और इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी। दो एक्सट्रीम पोजीशन होती है। ये थोड़ी टेक्निकल बात है, मैं आपको बता रहा हूं भाई, फ्यूचर में जब हमारे काम आएगा तो और डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि एक पेंडुलम को अपनी मेन पोजीशन के हमने इधर लाके छोड़ दिया, अब वो ऐसे जाता है। इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। यानी कि ऑसिलेशन की डेफिनेशन ये हो गई कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मेन पोजीशन, देन इट्स मोशन इज सेड टू बी ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो, इधर उधर, अबाउट इट्स मेन पोजीशन, देन इट्स मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। एग्जांपल क्या हुआ? एग्जांपल हो गए दो, जनरली एग्जांपल है। एक एग्जांपल है मेरे पास सिंपल पेंडुलम का, एक एग्जांपल है स्विंग का। झूला जो होता है, झूला जो होता है, झूले झूले पे झूलते हैं, ऐसे चल रहा होता है, ये मेरे पास ऑसिलेटरी मोशन हुआ। पेंडुलम की कैटेगरी में अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं तो हमारे पास एक दूसरा पेंडुलम है जिसको बोलते हैं क्लॉक पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम और क्लॉक पेंडुलम में क्या अंतर है? सिंपल पेंडुलम सिर्फ ग्रेविटी की हेल्प से चल रहा होता है, और क्लॉक पेंडुलम एक एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स से चल रहा होता है जिसको हम बैटरी कहते हैं, ठीक है, या फिर किसी चाबी से,
वहां पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है तो उससे चलता है। तो बेसिकली क्या हुआ, जो क्लॉक पेंडुलम भी होता है, देखो मैंने बताया पेंडुलम में दो तरीके के, एक तो है सिंबल पेंडुलम, एक है मैकेनिकल पेंडुलम जो कि क्लॉक में होता है। अब जो क्लॉक पे पेंडुलम होता है ना, ये भी जनरली दो तरीके का होता है, ठीक है। उसमें एक तो नॉर्मल पेंडुलम हो गया, और एक होता है, इसको बोलते हैं सेकंड्स पेंडुलम। अब सेकंड्स पेंडुलम किसको बोलते हैं? सेकंड्स पेंडुलम उसको बोलते हैं जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड्स का होता है। अब मैं आपको बताऊं, क्लॉक में पेंडुलम दो तरीके से मूव करता है, या तो वो ऐसे मूव करेगा, इतना तेज। अब इतने तेज का मतलब पता है क्या है? यहां से यहां 1 2 3 4 सेकंड इस तरीके से चल रहे हैं, यानी कि हाफ सेकंड इधर हाफ सेकंड इधर। ये नॉर्मल पेंडुलम क्लॉक है। एक दूसरी पेंडुलम क्लॉक होती है, उसमें ऐसा होता है 1 2 3 4, इसको बोलते हैं सेकंड्स पेंडुलम। ये इस स्पीड से चलता है, यहां से लेकर यहां तक 1 सेकंड, यहां से यहां तक 1 और हो गए तो हो गए 2 सेकंड्स, यानी एक कंप्लीट ऑसिलेशन में इसको 2 सेकंड का टाइम लगता है। इसको हम सेकंड्स पेंडुलम बोलते हैं। ये आपके बहुत काम आना है क्लास 11th में भी, और कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आपसे पूछ लेंगे कि टाइम पीरियड ऑफ व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड्स पेंडुलम, इसको यूज करना पड़ सकता है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड्स पेंडुलम, तो आंसर इज 2 सेकंड्स, ठीक है। ये एक स्पेशल बात है क्योंकि स्पेशल तरीके का पेंडुलम होता है सेकंड्स पेंडुलम, ठीक है बेटा, राइट। तो टू एंड फ्रो मूव कर रहा है तो ऑसिलेटरी मोशन है, इसके मैंने आपको एग्जांपल बता दिए। स्विंग भी इसका एग्जांपल होता है, झूला, ठीक है। अब बात करते हैं वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है। वाइब्रेटरी मोशन में इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारे पास होता है ट्यूनिंग फोर्क। इसमें ये जो दोनों पार्ट्स होते हैं इनको बोलते हैं प्रॉन्ग्स, दे आर कॉल्ड प्रॉन्ग्स, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में होते हैं 2 के सेट में, इसलिए इसको एस लग जाते हैं। सीजर्स होता है, सीजर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें दो अलग अलग पार्ट से मिलकर मशीन बनी हुई है। ऐसी प्रॉन्ग्स में दो डिफरेंट पार्ट हैं, इसलिए इसको प्रॉन्ग्स बोलते हैं, प्रॉन्ग नहीं बोलते हैं। ये हमारे पास था हैंडल, और उसको बोलते हैं बेसिकली हम ट्यूनिंग फोर्क। अब पता है इसका नाम ट्यूनिंग फोर्क क्यों है? ये ट्यूनिंग फोर्क इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये 8 के सेट में आता है और इनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है। और इवन जस्ट बिलीव मी, ये जो 8 सेट है ना, ये सारे गामा पादे नहीं सही है, इन्हीं से ट्यूनिंग करी जा सकती है। और मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं खुद गिटार की स्ट्रिंग को ट्यूनिंग फोर्क से ट्यून कर चुका हूं, लेकिन उसके लिए आपके कान अच्छे होने चाहिए, बस कि आपको पता लगे उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। एक आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, सोनोमीटर के नाम से है, ठीक है, वो काम आएगा आपके क्लास 11 की फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट में, सबसे एंड में आप उसको करेंगे। तो वहां पे क्या होता है कि वहां पर भी रेजोनेंस कंडीशन आती है, फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है उसको सुनना पड़ता है और तब मैच करना पड़ता है, ठीक है। ये चीजें होती है हमारे पास। तो प्रॉन्ग्स का काम अलग अलग आएगा। तो आपको क्या करना होता है, इसको हिट करना होता है, ऐसे हिट करते हैं। अब हिट करने के लिए क्या होता है, रबर का एक पैड होता है, उसके ऊपर इसको हिट करते हैं, और जैसे आप इसको हिट करते हो, आप इसको हिट करो, इसको हिट करने के बाद क्या होता है, वाइब्रेशन यहां से लेकर यहां तक ट्रांसफर हो जाते हैं, और ये भी ऐसे से मूव करता है। ये तो मूव कर ही रहा था, ये भी मूव करता है, दोनों में वाइब्रेशन आता है। और वाइब्रेशन की आवाज इतनी तेज होती है कि आप स्टार्टिंग में ट्यून सुन सकते हैं, टोन सुन सकते हैं, उसकी आवाज आती है, कान के पास लगाएंगे आवाज आएगी, ठीक है। अब यहां पे क्या है, इसमें क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो, और इसको बोलते हैं बैक एंड फोर्थ। बेसिकली हिंदी में चीजें कुछ आसपास ही हैं, एक को बोलते हैं हम इधर उधर और एक को बोलते हैं आगे पीछे। ये था इधर उधर मोशन और ये था आगे पीछे मोशन, बैक एंड फोर्थ। तो अब इसमें क्या है कि इस तरीके से मोशन कर रहा है। अब देखो ये दोनों के दोनों मोशन कुछ हद तक एक जैसे हैं, क्योंकि ये इसकी मीन पोजीशन थी और मीन पोजीशन के कुछ इधर जाता है कुछ उधर जाता है। यहां भी ये हो रहा था, मीन पोजीशन के कुछ इधर जा रहा था। अब मेन बात है कि डिफरेंस क्या है दोनों में। सिमिलरिटी तो देखी कि दोनों का मोशन मीन पोजीशन के इधर उधर जाता है, डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस दो हैं बहुत बड़े। पहला डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस है इनका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि मीन पोजीशन से कितनी दूरी तक वो जाता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन। तो कितना दूर तक जाता है, ये ज्यादा दूर तक जाएगा, लेकिन ये इतनी दूर तक जाता नहीं, बस ये यहीं वाइब्रेट करता है। पता है इसका एक सिंपल और लॉलीपॉप में आपको एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं इसका, हो सकता है आपने स्कूल में किया भी हो, कि जो बेंच होती है स्कूल में उसमें फाइन एक लाइन होती है, कई बार दो जॉइंट होते हैं, बीच में एक लाइन होती है। तो बच्चे क्या करते हैं, आयरन का जो स्केल होता है, स्टील स्केल जो होता है, उसको उसमें लगा देते हैं और यूं करके छोड़ देते हैं, वो ऐसे करके वाइब्रेट करके रुक जाता है, ट्रर करके आवाज आती है। ये क्या है हमारे पास, ये वाइब्रेशन मोशन ही है, और ये बिल्कुल ऐसा ही होता है।
तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत दूर तक नहीं मूव करता, आसपास ही मूव करके रुक जाता है। तो मतलब ये हुआ कि ये था आपके पास वाइब्रेशन मोशन, ये था आपके पास ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में काफी दूर तक जाता है मेन पोजीशन से, यानी कि एम्पलीट्यूड इज मोर एंड हियर एम्पलीट्यूड इज लेस, डिस्प्लेसमेंट काफी कम होता है मेन पोजीशन से, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, इसमें टाइम पीरियड होता है ज्यादा और इसमें टाइम पीरियड होता है कम, यानी इसको अपना एक चक्कर लगाने में ज्यादा टाइम लगेगा और ये अपना एक चक्कर बहुत फास्ट लगा देगा, जाके तुरंत वापस आ जाएगा। तो टाइम पीरियड लेस है इसका, इसका टाइम पीरियड मोर है। मैं लिख देता हूं यहां पे टाइम पीरियड जो है वो मोर है और यहां पे टाइम पीरियड है लेस, पहला डिफरेंस। दूसरा, एम्पलीट्यूड इज मोर एंड एम्पलीट्यूड इज लेस। ये दो मेन डिफरेंस होते हैं इनके अंदर, बाकी ऑलमोस्ट ही सेम तरीके का मोशन है। ठीक है बेटा, राइट। एक होता है पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है? पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है इफ एन ऑब्जेक्ट performs a motion which repeats itself after a definite interval of time। मतलब अर्थ का रेवोल्यूशन एक पीरियोडिक मोशन है। अर्थ एक पर्टिकुलर टाइम बाद अपने आप को ठीक वहीं लेके आएगी, 365 डेज एंड 6 आवर्स। ये था अर्थ का रेवोल्यूशन टाइम। पूरा एक चक्कर लगाने में जिस भी जगह से आप लोकेट कर लें अर्थ को, ठीक उसी पोजीशन पे दोबारा आने में उसको फिक्स टाइम होता है। ये होता है पीरियोडिक मोशन, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद अपने आप को उसी पोजीशन पे लेके आना। क्लॉक में क्या होता है? क्लॉक में भी ऐसा ही होता है, जो सेकंड्स की निडल होती है वो ठीक 60 सेकंड बाद अपने आप को उसी जगह पे लेके आती है। ये भी पीरियोडिक मोशन हो गया, ठीक है। लेकिन इन दोनों में से कोई सा भी मोशन ना तो ऑसिलेटरी है और ना वाइब्रेटरी है। क्यों? क्योंकि इनमें से किसी ऑब्जेक्ट ने मीन पोजीशन के इधर उधर मोशन नहीं किया। ऐसे घूमना और सीधे सीधे ऐसे चलना, दोनों में अंतर होता है। तो ये दोनों पीरियोडिक मोशन होने के बाद भी ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, ना वाइब्रेटरी मोशन है। ये आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन। अब एक लास्ट चीज मैं आपको बताऊंगा आज की क्लास का, जो बेसिक था वो बड़ा टेक्निकल टर्म है, बहुत टेक्निकल बात है। मतलब ये एक ऐसी बात है, क्लास 11 बच्चा पूरी पढ़ के चला जाता है, उसके बाद भी उसको पता नहीं होता कि इसको क्या कहते हैं, ये है क्या चीज। क्लास 12 में भी जो बच्चे होंगे आप उनसे ही पूछ लेंगे, तो मैं आपको श्योर बता रहा हूं 99% बच्चे इसका आंसर गलत देंगे, जो मैं अब आपको बता रहा हूं। दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बहुत टेक्निकल बात है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों इतनी टेक्निकल है? जो हमारा करंट एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स वर्ड है वो इस चीज को बहुत बड़ी प्रायोरिटी देता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में ही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आती है आइंस्टाइन की, कि एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे मूव कर रहा है, उसके हिसाब से उनकी वेलोसिटी को कैलकुलेट किया जाए, उनके डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाए, ये सारी चीजें, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि व्हाट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ढंग से सुनिएगा, लॉजिक बहुत बढ़िया है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इससे पहले कि मैं आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताऊं, मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली फ्रेम आपने वर्ड सुना कहां है और कहां ऐसी जगह होती है जहां पर फ्रेम टर्म यूज होता है बहुत ही ज्यादा। उसमें सबसे पहली चीज है किसी वीडियो के बनाने में या किसी पिक्चर की शूटिंग में, कोई मूवी शूट अगर हो रही है तो वहां फ्रेम की बात करी जाती है। हम बोलते हैं कि जैसे एक मान लो फाइटिंग का सीन चल रहा है, ठीक है, तो फाइटिंग के सीन में क्या हुआ, लड़ते लड़ते दोनों के दोनों थोड़े बाहर चले गए, तो डायरेक्टर क्या कहता है, भाई तुम लोग फ्रेम से आउट हो गए, फ्रेम से आउट हो गए। डायरेक्टर बेसिकली आप देखो ना, कई बार देखते हैं ऐसे करता है डायरेक्टर। ये क्या है पता है क्या है? फ्रेम। ये एक फ्रेम है जिसके अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब है वो आउट ऑफ फ्रेम हो गया, और अगर वो आउट ऑफ फ्रेम हो गया तो इसका मतलब यह है कि वो उस शूट में नहीं आएगा। जैसे कि अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके अंदर एक पर्टिकुलर फ्रेम दिख रहा है, उसके डायमेंशन फिक्स है कि आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट यहां से लेकर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट यहां तक देख पा रहे हैं, लेकिन इसके बाहर की कोई चीज नहीं देख पा रहे हैं आप। ये एक फ्रेम है, और ये एक ऐसा फ्रेम है जिसको आप रेफरेंस कर सकते हैं। रेफरेंस का मतलब क्या है? जिसके अंदर रखी हर ऑब्जेक्ट का पोजीशन, मूवमेंट जैसा भी हो रहा है वो आप टाइम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? अगर आप इस वीडियो के 10 मिनट पहले का देखें तो पॉसिबल है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज अलग हो, मेरे हाथ का मूवमेंट अलग हो। अब देख रहे हैं तो मेरे हाथ का मूवमेंट अलग है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से अगर किसी की पोजीशन या उसकी वेलोसिटी का डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, तो इस तरीके की चीजों को जिसमें इन चीजों का रिलेशन देखा जा सके, मूवमेंट दैट मींस पोजीशन और द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
ऐसी जिस भी चीज को लोकेट करने के लिए आप जो एक रेफरेंस देंगे उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली क्या है, जो किसी भी चीज की पोजीशन या मूवमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम लोकेट कर सके, उसे बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और अब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, ये होता है दो तरीके का, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये क्या चीजें देखिए, inertial frame of reference and second one is non inertial frame of reference। इसकी अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊं तो आपको समझ ही नहीं आएगी। एक्चुअली समझ क्या नहीं आएगी, मैं बताऊंगा ना तो आप सोचोगे सर ये क्या गंदी बात कही आपने। मैं बोलूंगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होल्ड गुड, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो इसके लिए काम करते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होते हैं फॉर विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डज नॉट होल्ड गुड। अब मैं जानता हूं आपको कुछ नहीं समझ में आया, ये तो पता लग गया कि मैंने एक में बताया कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगते हैं, एक में नहीं लगते हैं, इसके लिए काम करेगा और इसके लिए नहीं करेगा, लेकिन इसका मीनिंग क्या निकला हमें तो नहीं समझ में आया। तो चलिए देखते हैं। एक्चुअली क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो आप उसकी सारे डिस्क्रिप्शन को आराम से बता सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बस के अंदर बैठा हूं, ठीक है, और बस रेस्ट पे है, तो मैं बस के अंदर की सारी चीजों को और बस के बाहर की सारी चीजों को इजीली लोकेट कर सकता हूं, उनके बारे में आइडिया लगा सकता हूं। अगर बस कांस्टेंट वेलोसिटी से चल जाए तो भी मेरा परसेप्शन इतना खराब नहीं होता और मैं बाहर की चीजों को और अंदर की चीजों को आराम से लोकेट कर सकता हूं। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर जाए, स्पीड बढ़ जाए, उसकी लगातार बढ़ती चली जाए, तो आप बाहर की चीजों को ढंग से नहीं देख पाएंगे। एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। अगर आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं और ट्रेन प्लेटफॉर्म के बगल से जा रही है, तो जब तक ट्रेन लगभग धीरे धीरे चल रही होती है, आप सोचिए जब प्लेन रुकने वाली होती है ना, तो रुकने से ठीक पहले प्लेटफॉर्म पे वो थोड़ा कांस्टेंट वेलोसिटी से धीरे धीरे चलती है। जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी धीरे धीरे चल रही होती है तो आप सारी चीजों को जो प्लेटफॉर्म पे रखी होती हैं ऑलमोस्ट देख पा रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इतनी जल्दी चेंज होता है कि आप दो डिफरेंट फ्रेम को आपस में मिक्स होते हुए देखते हैं। और जब उनको आप मिक्स होते हुए देखते हैं तो उसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपको किसी भी चीज की पोजीशन, वेलोसिटी के बारे में कोई आइडिया नहीं लगता। आप बता ही नहीं पाते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट जो था, पर्सन बाहर खड़ा था, वो मूव कर रहा था या रेस्ट पे था। लेकिन अगर ट्रेन धीरे धीरे चल रही हो तो आपको आइडिया लग जाता है, उसके पैरों को भी देख लेते हैं, अपर बॉडी को भी देख लेते हैं, एक आइडिया लग जाता है कि चल रहा है कि रुका है। लेकिन अगर ट्रेन तेज चल रही हो, अचानक एक्सीलरेट कर जाए, तो आप सामने वाले बंदे को इतना नहीं जज कर पाते कि ये पता लग जाए कि वो रुका हुआ है कि वो चल रहा है। यानी सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स प्लेन को आप नहीं देख पाते हैं। तो बेसिकली सारे कोऑर्डिनेट्स प्लेन को, यानी कि एक्स वाई जेड सारे डायमेंशन को टाइम के साथ अगर आपने लोकेट कर दिया तो आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। लेकिन अगर आप इनको लोकेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। एग्जांपल मैंने बोला कि बस अगर रेस्ट पे थी तो आप बस के बाहर और बस के अंदर सारी चीजों को लोकेट कर सकते हैं, आराम से पता लगा पाएंगे भाई ये इंसान ऐसा है, इसने ऐसे कपड़े पहने हैं। लेकिन बस अगर कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है तो भी आप आइडिया देख सकते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है कि आपके माइंड का एक सेट बन जाता है कि आप इस स्पीड से आप चीजों को देख पा रहे हैं। लेकिन अगर कोई चीज फटाफट चेंज होनी चालू हो जाए अचानक से, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका माइंड उसके हिसाब से लोकेट नहीं कर पाता चीजों को। और जब वो चीजों को लोकेट नहीं कर पा रहा होता तो आप बोलते हैं कि ये मेरे फ्रेम से आउट हो गया, अब नहीं समझ में आ रहा कुछ भी। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल बताऊं। एक मूवी चल रही थी प्ले मोड में, नॉर्मली प्ले मोड में चलती है। जब प्ले मोड में मूवी चल रही थी तो आप ढंग से समझ पा रहे हैं, अच्छा ये बंदा बैठा है, ये डायलॉग बोल रहा है, अच्छा वो वहां से निकल के आया, ये सब बातें। अच्छा उसी के बारे में देख पाओगे ना जो आपको स्क्रीन के अंदर नजर आ रहा है। बाहर से कोई बंदे की आवाज आ रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा तो नहीं बता पाओगे, ठीक है। अब अचानक क्या होता है, अचानक ये होता है कि आपने उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। अब जैसे ही आप फास्ट फॉरवर्ड करोगे ना, तो जो पहले प्ले मोड में चल रही थी मूवी और अब जो फास्ट फॉरवर्ड में चल रही है, इन दोनों में जैसे ही चेंज होगा आप समझ नहीं पाएंगे क्या हुआ। मतलब अरे ये क्या हो गया, ये जो रिएक्शन है ना, अरे ये क्या हो गया, ये बताती है कि आपका फ्रेम आउट हो गया। लेकिन जब थोड़ी देर तक कोई भी चीज फास्ट फॉरवर्ड में चलती रहे वो लेकिन एक जैसी, तो आपको ये पता लगेगा अच्छा अच्छा फास्ट फॉरवर्ड में चल रही है, पता लगता है ना, आइडेंटिफाई कर पाए ना क्या हो रहा है। लेकिन जब कोई चीज सडन चेंज होती है, एक्सेलरेट करती है, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ये डिफरेंस है।
तो इसका मतलब है inertial frame of reference are those frame of reference in which we can locate the position and the velocity of the object or speed of the object with respect to time when it is at rest or moving with constant velocity or uniform motion. और नॉन inertial frame of reference में क्या होता है? In which the body accelerates with time, so we do not locate the position as well as the velocity or speed with respect to time. ठीक है, ये होता है हमारे पास। तो जो चीज हमारे पास जल्दी सडनली चेंज हो जाएगी उसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो चीज एक फिक्स रेट पे चेंज हो रही है उसके बारे में बता पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको बताया था कि एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर जो हमारी एस्ट्रोफिजिक्स होती है, जहां पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करी जाती है, वहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जिक्र क्यों है? क्योंकि हमारे पास दो थ्योरी थी बेटा, आपने सुना होगा, दो थ्योरी है हमारे पास यूनिवर्स की। एक थ्योरी है हमारे पास बिग बैंग थ्योरी जो आज चलती है, और एक है स्टेडी स्टेट थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ये बोलते हैं कि एक्सप्लोजन हुआ और सारा मैटर दूर जाता जा रहा है। स्टेडी स्टेट थ्योरी ये बोलती है कि ऑब्जेक्ट जो है वो दूर नहीं जा रहे हैं, वो सारे एक ही प्लेस पर है, लेकिन वो पूरा सिस्टम एक साथ मूव कर रहा है। अगर पूरा सिस्टम एक साथ मूव कर रहा है ना, तो आपको लगेगा तो सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सारी चीजें रेस्ट पे रहेंगी। जैसे अर्थ से लेकर सन का डिस्टेंस जब तक आपने सुना हो, जब से सुना हो, वो सेम ही है, 1 सेंटीमीटर भी आगे पीछे नहीं हुआ है। जबकि बिग बैंग थ्योरी बोल रही है कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अर्थ अपने पूरे सोलर सिस्टम या पूरी गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी के साथ एक ही स्पीड से आगे जा रहा है। तो ये एक दूसरे के एस्पेक्ट में तो रेस्ट पे हो गए ना, भले सिस्टम मूव कर रहा था। तो अगर एक दूसरे के एस्पेक्ट में रेस्ट पे हो गए तो आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं। और जब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस काम करता है तो इसका मतलब ये होता है कि आप ऑब्जेक्ट की बिल्कुल सही पोजीशन, सही वेलोसिटी पता लगा पाते हैं। इसीलिए आपकी एस्ट्रोफिजिक्स में प्रेडिक्शन हो जाती है कि भाई ये जो प्लेनेट है वो इस पोजीशन पे आ जाएगा इतने साल बाद, ये एस्ट्रॉइड इस पॉइंट पर हिट करेगा इस डेट को इस टाइम में। अब ये सी बात की प्रेडिक्शन आप क्यों कर पाते हैं? इसलिए तो कर पाते हैं क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो था वो इनर्शियल था, चीजें आपस में एक दूसरे के साथ लोकेट करी जा सकती है। लेकिन अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, कोई चीज एक्सेलरेट कर रही हो, तो आप आइडिया नहीं लगा पाएंगे। ठीक है बेटा, राइट? सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, और बहुत बढ़िया आपने आज साथ दिया मेरा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, और बहुत बढ़िया टॉपिक हमने पढ़े इनर्शियल और नॉन इनर्शियल के बारे में जो मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको आपकी नॉलेज काफी अपडेट हुई होगी। और मैं ये इसलिए भी बता रहा हूं कि अगर बुक में भी आप इनर्शियल नॉन इनर्शियल पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मुझे इसमें डिटेल में जाने की जरूरत पड़ी है। ठीक है, तो अब आप अच्छी तरीके से इसको जानते हैं। एक बार वीडियो को रिपीट करके आप जरूर देखें, जिससे कि चीजें और क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, तो थ्योरेटिकली आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली या तो मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा या फिर आपको कुछ जी मींस एडवांस या फिर नीट के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए आप मेंटली तैयार रहें। ओके देन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।